दे देता हूँ आज हम क्या पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे मनी बिल के बारे में, कुछ रिपोर्ट आई है मनी बिल के और ऑर्डिनरी बिल में क्या अंतर है, क्योंकि एडिटोरियल रिलेटेड टू मनी बिल से। नीति आयोग की रिपोर्ट कौन कौन सी है, फिर एक रिपोर्ट आई है जो एस्केप ने निकाली है, ट्रस्ट बोर्ड क्या होता है, फेम स्कीम क्या होती है, मिड डे मील स्कीम क्या है, फिर आपका स्वयं और स्वयं प्रभा पोर्टल क्या है, ठीक है ना, फिर COEH क्या है, फिर 15 फाइनेंशियल कमीशन कैसे बनती है, उसकी क्या रिकमेंडेशंस है। तो हम ये सारी चीज़ आज के हिंदू से कवर करेंगे। पहली न्यूज़ क्या आती है हिंदू में, वही जो पेंगोंग तेसो में अभी आपका आपका डिसंगेजमेंट चल रहा है, उसको मतलब वो हल्के हल्के पूरा हो जाएगा ऐसा बोला है। तो मैंने आपको कुछ लोकेशंस बताई थी, और लोकेशंस मैं आपको दोबारा चाहे वो रिवीजन करा दूंगा। मैंने कुछ प्राइवेट प्रीवियस क्लास में लोकेशन सारी बता दी है। RTC टेस्ट होता है PCR के लिए, फिर एम्प्लॉयमेंट फ़ंड बताया था मैंने आपको क्या होता है, ठीक है ना। तो ये एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड क्या होता है, NPA को जो लिंक करने की बात थी नेशनल पेमेंट स्कीम को, वो नहीं करेंगे कि नो प्लान एज टू मर्जर का कोई प्लान नहीं है, ठीक है ना। फिर पुडुचेरी में अभी गवर्नमेंट चेंज हुई है, तो MLA क्या करेंगे, वो ट्रस्ट बोर्ड चेक किया जाएगा। ट्रस्ट बोर्ड क्या होता है कि ट्रस्ट बोर्ड में क्या होगा, वो क्या वोटिंग होगी उसमें, आपको मैं दिखा देता हूँ, नोट्स में मैंने लिखा हुआ है। उसमें वोटिंग होगी, वो कैसे होगी देखो, कि ट्रस्ट बोर्ड क्या होता है कि फ्लोर टेस्ट होगा, उसके अंदर ट्रस्ट वोटिंग सिस्टम होगा। जैसे 80 मेंबर्स हैं, 80 मेंबर्स में से अगर 41 मेजोरिटी चाहिए, तो ट्रस्ट चेक होगा कि ट्रस्ट वोटिंग होगी। और ये फ्लोर टेस्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म है कि किस लिए होता है, कि गवर्नमेंट के पास बहुमत है या नहीं है। तो ऐसा पुडुचेरी की गवर्नमेंट में किया जाएगा, मतलब वहाँ की सरकार आज वोटिंग सिस्टम करेंगी, ट्रस्ट वोट आप चेक होंगे। आगे चलते हैं, दूसरी स्कीम आती है सब्सिडी टू ऑन ई व्हीकल। जैसे सब्सिडी प्रोवाइड कराते हैं, तो हरियाणा सरकार भी सब्सिडी प्रोवाइड करवाती है ई व्हीकल को। क्योंकि क्यों ई व्हीकल किस काम में आते हैं, आपको पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल के लिए, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए। तो उन सब के लिए क्या कम होते हैं कि ई व्हीकल उसके लिए पॉल्यूशन के लिए बहुत अच्छे होते हैं। तो हरियाणा सरकार ने ऐसा बजट पास किया है कि हम सब्सिडी प्रोवाइड कराएंगे ई व्हीकल के अंदर। ऐसी सेम स्कीम स्विच दिल्ली, स्विच स्विच दिल्ली कौन चला रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट चला रही है। तो आप डिफरेंट डिफरेंट इनिशिएटिव्स है मेंशन कर सकते हो। तो हम इससे रिलेटेड सेंट्रल गवर्नमेंट की कौन सी स्कीम है इलेक्ट्रिकल व्हीकल से रिलेटेड, हम वो पढ़ेंगे। हम जाते हैं अपने नोट्स पर। स्कीम आती है आपकी फेम स्कीम, जो इस चीज़ से रिलेटेड है, फेम स्कीम। अब फेम स्कीम पढ़ेंगे क्या है, फास्ट एडप्शन एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल व्हीकल इन द इंडिया। फेज़ सेकंड चल रहा है, तो फेज़ वन कब स्टार्ट हुई, यानी कि स्कीम कब स्टार्ट हुई, 2015 में। 2015 से 18-19 तक फेज़ वन था, और फेज़ सेकंड चल रहा है 2019-20 21-22 तक ये चलेगा। ऑब्जेक्टिव क्या है कि इंक्रीज करना है, कि फास्ट अडॉप्शन कर रहा है इलेक्ट्रिकल व्हीकल का, हाइब्रिड व्हीकल का, उसके लिए इंसेंटिव प्रोवाइड किए जाएंगे, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, और एड्रेस द इशू ऑफ इन्वायरमेंट पॉल्यूशन एंड फ्यूल सिक्योरिटी। तो ये तो उसके ऑब्जेक्टिव है। अब फीचर्स क्या है इसकी में, साइलेंट फीचर्स क्या है इसकी, क्या है, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट DTTC बसें हैं उसे इलेक्ट्रिफिकेशन किया जाएगा। 3 व्हील 4 व्हील, जो 3 व्हीलर और 4 व्हीलर है, उनको इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, मेनली टू द व्हीकल यूज्ड इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, और रजिस्ट्रेशन टू कॉमर्शियल पर्पस। जो कॉमर्शियल P नंबर की प्लेट्स वाले चीज़ें होती है ना, कॉमर्शियल जो होते हैं, उनको 3 व्हीलर और 4 व्हीलर को इंसेंटिव दी जाएंगे। अब तो ये होगी पब्लिक की बात कि कॉमर्शियल व्हीकल के। प्राइवेट के लिए क्या, हाँ भाई प्राइवेट के लिए भी है, प्राइवेट के 2 व्हीलर जो खरीदेगा उसे इंसेंटिव दिए जाएंगे प्राइवेट व्हीकल्स के लिए। तो ये इसके प्रावधान में है। और चीज़ क्या है, जो पहले से बैटरी यूज़ कर रहे हैं, जैसे ई-रिक्शा वाले पहले से बैटरी यूज़ कर रहे हैं, पर वो देसी बैटरी यूज़ करते हैं, थोड़ी पुराने ज़माने की टेक्नोलॉजी वाली बैटरी यूज़ करते हैं, वो थोड़ा हार्मफुल होती है। अगर कोई लिथोन आयरन बैटरी लेगा या कोई नई टेक्नोलॉजी आएगी उसकी बैटरी लेगा, तो उन्हें भी इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, ठीक है ना, उन्हें भी इंसेंटिव दिए जाएंगे, ठीक है, तो उन्हें भी दिए जाएंगे। चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किए जाएंगे, एटलीस्ट वन स्टेशन इन द ग्रिड ऑफ 3 किलोमीटर इंटू 3 किलोमीटर में एक ग्रिड बनाया जाएगा चार्जिंग स्टेशन का। और हाईवे के हर 25 किलोमीटर के इंटरवल दोनों साइड क्या बनाए जाएंगे, पावर स्टेशन बनाए जाएंगे, चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे। तो ये कुछ फेम स्कीम है, कब स्टार्ट हुई कब थी, सब मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। हम आते हैं अपने हिंदू पे। नेक्स्ट जो आती है, नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट आएगा आपका एडिटोरियल आता है। पहला एडिटोरियल आता है फाइनेंशियल कमीशन से रिलेटेड, क्या इनकी रिकमेंडेशन है, क्या उन्होंने बोला। पहली बात मैंने बताया 15 फाइनेंशियल कमीशन चल रही है NK सिंह वाली,
और ये कब तक, इसकी रिकमेंडेशन कब तक मानी जाएंगी, 2021-22 से 2025-26 तक इसकी मानी जाएंगी। और इन्होंने क्या बोला, 41% शेयर टू स्टेट। कुछ स्टेट ऐसी हैं जिनका बहुत पैसा, रिवेन्यू डेफिसिट उन्हें ग्रांट देनी है 2.9 लाख की, ऐसी 17 स्टेट है। अर्बन को, रूरल को भी मतलब कि बॉडीज़ को भी पैसा देना है, क्यों देना है, क्योंकि 60% ऑफ ग्रांट फर्दर फॉर ए सैनिटेशन एंड वाटर सर्विस के लिए, क्योंकि लोकल गवर्नमेंट करती है। एक लोन नॉन लैप्सेबल फंड बनाना है स्टेट की डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। नॉन लैप्सेबल क्या होता है, एक बार पैसा भेज दिया आपने, फिर क्या होता है, फाइनेंशियल ईयर खत्म होने वाला है, अगर आपने पैसा यूज़ नहीं किया, अगर आप पैसा, उस पैसे का यूटिलाइजेशन नहीं, तो पैसा वो क्या होता है, वापस आ जाएगा। पैसा वो क्या होगा, वापस आ जाएगा। ठीक है, नॉन लैप्सेबल में क्या होता है, पैसा वापस नहीं आएगा, आप यूज़ करो मत करो, उसी फंड में रहेगा, आप कभी भी यूज़ कर सकते हो। तो ऐसा पैसा वापस नहीं जाएगा, उसे बोलते हैं नॉन लैप्सेबल फंड बोलते हैं। किस चीज़ के लिए बनाएंगे, स्टेट की डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। एक सेस भी लगाया गया है, सेस लगाना क्यों रिकमेंडेड किया है बजट में, कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए एक सेस लगेगा। सेस क्या होता है, टैक्स ऑन टैक्स। जैसे आप 10% टैक्स भरते हो, तो सेस अगर 2 है तो 12% भरोगे, तो टैक्स के ऊपर 2% का टैक्स है, तो सेस भी लगेगा। तो ये रिपोर्ट आई है, इसके बारे में हम जाएंगे। एन के सिंह के बारे में पूरा पढ़ेंगे कि फाइनेंशियल कमीशन क्या होती है, कैसे बनी है, कब थी, क्या था, पूरी स्टोरी। 15 फाइनेंशियल कमीशन अभी चल रही है, तो 14 आप बताना कमेंट में किसकी है, 14 फाइनेंशियल कमन किसकी है, कब बनी थी, और फर्स्ट के चेयरमैन कौन थे, कब बनी थी। तो फाइनेंशियल जो कमीशन है, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, डिटरमाइन करती है डिस्ट्रीब्यूशन टैक्स प्रोसीड बिटवीन सेंट्रल और स्टेट के बीच में टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन ये करती है। और तरह से ये कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, कॉन्स्टिट्यूशनल फिर कौन सा आर्टिकल होगा, 280 का आर्टिकल है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है तो 280 का आर्टिकल है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिक्वायर्ड टू कॉन्स्टिट्यूट फाइनेंशियल कमीशन एट एवरी 5 ईयर में, मतलब कॉन्स्टिट्यूट करते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उससे पहले भी कर सकते हैं, ठीक है। अभी 15 फाइनेंशियल कमीशन चल रही है, 2017 में बनाई गई थी, और उसने अभी रिपोर्ट दी है, दूसरी रिपोर्ट आने वाली है उसकी। और उसकी जो रिकमेंडेशन है वो 2021-22 से लेकर 2025-26 तक की जाएंगी। और उसके अभी 15 के एन के सिंह चेयरमैन है। क्या रिकमेंडेशन है, देखो, पैसे को 2 भाग में डिवाइड किया है, डायरेक्टली वर्टिकली डिवोल्यूशन पैसा दे दिया जाता है। फिर कुछ पैसा हॉरिजॉन्टली दिया जाता है, वो ऐसे दिया जाता है कि आपके परफॉर्मेंस बेस के ऊपर, आपकी गरीबी के ऊपर, उन सब चीज़ों के ऊपर दिया जाता है। तो डायरेक्टली 41% दे दिया गया, पर 14 फाइनेंशियल कमीशन ने 42 दिया था। भाई 15 ने 1% क्यों कम किया, क्योंकि क्यों, पहले स्टेट जम्मू कश्मीर को ही पैसा दिया जाता था, अब वो यूटी बन गई तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही चलाएगी। तो सेंट्रल गवर्नमेंट पैसा क्यों देगी, तो 1% जो पैसा है वो सेंट्रल के पास ही रहेगा, उसको यूटीज में अपने इस हिसाब से खर्च करेगी। अब हॉरिजॉन्टल एलोकेशन क्या है बिटवीन द स्टेट, पहला जो है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, आपको पॉपुलेशन कंट्रोल करने के प्रोग्राम चलाने हैं, उसके हिसाब से आपको 12.5% पैसा दिया जाएगा। फिर आपकी जिन स्टेट की इनकम कम है, लोअर पर कैपिटा इनकम कम है, उनको ज़्यादा पैसा दिया जाएगा, इसका 45% वेटेज है। फिर 15% पैसा उसकी पॉपुलेशन के हिसाब से, मतलब पॉपुलेशन ज़्यादा है तो, एरिया ज़्यादा है तो ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। फिर 10% जो दिया जाएगा आपको दिया जाएगा फॉरेस्ट और इकोलॉजी के हिसाब से। फॉरेस्ट और इकोलॉजी कैसी है, मतलब फॉरेस्ट ज़्यादा है स्टेट में तो इंडस्ट्री कम होती है ना, तो बेचारे को पैसा देंगे, वो ना तो वो फॉरेस्ट काटेंगे अपनी इंडस्ट्री लगाएंगे, तो उसको बचाने के लिए कुछ पैसा ज़्यादा दिया जाता है। फिर 2.5% जगह आप अच्छे से टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, अपना फिजिकल एफर्ट है वो अच्छा यूज़ कर रहे हो, फिजिकल डेफिसिट कम रख रहे हो, अच्छा कम कर्जा ले रहे हो, टैक्स कलेक्शन इंक्रीज कर रहे हो, तो उन सब के लिए 2.5। ये चार थे, ये चार जो है, इनकम वाला, पॉपुलेशन वाला, एरिया वाला और फॉरेस्ट वाला, ये चार हो गए। देखो ये चार थे, पहले भी चलते थे, 14 फाइनेंशियल कमीशन में थे। इसमें क्या चेंज हुआ, इसमें डेमोग्राफिक ऐड हुआ है और टैक्स वाला ऐड हुआ है, तो ये याद रखना। सबसे ज़्यादा परसेंटेज किसकी है, वो इनकम वाले की है, ये भी याद रखना। ये हो गया। तो कमीशन में क्या है, नॉन लैप्सेबल फंड है जो मैंने बता दिया, वो डिफेंस के लिए रहेगा, इंटरनल मॉडर्नाइजेशन करने के लिए एक्सपेंडिचर के नॉन लैप्सेबल फंड है, ये भी इन्होंने रिकमेंड किया है। परफॉर्मेंस बेस्ड इंसेंटिव्स देने हैं, कि पैसा देंगे फिर इंसेंटिव ग्रांट भी देंगे, कैसे परफॉर्मेंस अच्छी करोगे, सोशल सेक्टर में अच्छा काम करोगे, जो हेल्थ एजुकेशन है, रूरल इकनॉमी में अच्छा काम करोगे, कि एग्रीकल्चर में, रूरल रोड में, तो आपको इंसेंटिव दिए जाएंगे। क्योंकि रूरल इकनॉमी ना 70% टोटल वर्कफोर्स है, और 46% नेशनल इनकम कहाँ से आती है, रूरल इकनॉमी से आती है। ठीक है ना, वर्कफोर्स भी देखो कितनी है, 70%। तो शहर में क्या 30% ही करते हैं, और 54% ही शहर की इनकम से आता है, 46 अभी भी गाँव से इनकम से आता है। जो गवर्नेंस और एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म लाएगा उसको, पावर सेक्टर को, 4 इसमें थीम है जिस पे दिया जाएगा। फिर कुछ ग्रांट देंगे लोकल बॉडी को, जैसे मैंने बताया सैनिटेशन के लिए और वाटर के लिए कुछ ग्रांट दी जाएंगी। इंक्यूबेशन न्यू सिटीज़, हेल्थ ग्रांट फॉर लोकल गवर्नमेंट।
फिर कि लेस देन, उनकी पॉपुलेशन कम है, 10 मिलियन से मतलब कि मिलियन मतलब 10 लाख से कम पॉपुलेशन है, उनको तो बेसिक ग्रांट दी जाएंगी डायरेक्टली। और जिनके पास ज़्यादा 1 मिलियन से मतलब ऊपर पॉपुलेशन है, उन्हें 100% ग्रांट आर परफॉर्म लिंक थ्रू, परफॉर्म लिंक से दी जाएंगी, जो मिलियन आपका मिलियन प्लस सिटी चैलेंज फंड है ना, उससे जाएंगे। तो ठीक है, परफॉर्मेंस लिंक थ्रू दी जाएंगी। तो ये कुछ रिकमेंडेशन है जो आपने 15 फाइनेंशियल कमीशन ने दी है। कुछ मैंने आपको बता दिए, वो सेस लगाया इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, वो मैं इसमें मैंने आपको एक्स्ट्रा जो थे इसमें बता दिए। दूसरा आर्टिकल आता है आपका, जो आपका परसिविलेंस जो भी प्रोजेक्ट गया है, ऊपर गया है, मार्स पे जो गया है, नासा ने जो भेजा है, उसके कुछ पॉइंट याद रखना। एक तो मतलब कहाँ से भेजा है, नासा ने भेजा है, और कहाँ पे उतरेगा आपका G0। G0 कोई करेक्टर है, मतलब कि डेल्टा है, वहाँ पे ये लैंडिंग करेगा 18 फरवरी को, ठीक है, वहाँ पे कर चुका है। और ये जुलाई में सेंड किया गया था। देखो जुलाई में क्यों किया गया था, कि मोस्टली जो है ना आपके क्या होता है कि जुलाई में क्यों भेजे जाते हैं मिशन मार्स पे, क्योंकि ऑर्बिट का कुछ चक्कर है कि आने वाले 4-5 महीने में क्या होगा, 5-6 महीने में वो ऑर्बिट पास आ जाती है, तो हम यहाँ से लेके यहाँ इंजेक्ट कर देते हैं, कम पेट्रोल लगता है, तो ज़्यादातर मिशन जुलाई में ही छोड़े जाते हैं। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जीरोज क्रेटेरा क्या है। और ये माइक्रोबिकल जो लाइफ थी, कोई पास्ट में कोई लाइफ थी माइक्रोबिकल, कोई वहाँ पे कोई लाइफ थी पास्ट में, उसको चेक करने के लिए गया। और इसमें आपको ये भी याद रखना है, ये एक हेलीकॉप्टर का यूज़ करेंगे, जैसे ड्रोन टाइप, वहाँ से पिक्चर लेने के लिए ऊपर से। तो पहली बार ऐसा हो रहा है किसी प्लेनेट में हम ड्रोन व्रोन का हेलीकॉप्टर का यूज़ करेंगे। हेलीकॉप्टर इन सेंस छोटा कोई गैजेट होगा, इंटीग्रिटी नाम है उसका, इंटीग्रिटी मतलब ऐसे कुछ नाम है, याद नहीं आ रहा मुझे। हाँ देखो ये रहा, इंजीनिटी, इंजेन्यूटी का यूज़ करेंगे। हेलीकॉप्टर है कुछ, रोवर जो कैरी हेलीकॉप्टर कैरी करेगा वो, मतलब कि इंजीन्यूटी नाम दिया गया उसका। तो वो क्या करेगा, वहाँ फ्लाई करेगा, मार्स के थिन एटमॉस्फेयर में इमेजेस लेगा। तो ये दोनों चीज़ का याद रखना। तो और कुछ नहीं है कि वो लाइफ स्पेन देखने के लिए। अब दूसरा आर्टिकल आता है कि वॉइस बोट कॉन्स्टिट्यूशनल सब टर्फिजी। मतलब क्या मतलब है, आप वॉइस बोट का यूज़ करके और सेकंड चैम्बर जो होता है उसको नेगलेक्ट करके हम आगे बढ़ते जा रहे हो, और जो चीज़ है उसको मिस करते जा रहे हो। जो मेन चीज़ होती है उसकी पिलर की, सेकंड हाउस चैम्बर जो अपर हाउस चैम्बर होता है, आप उसको फॉरगॉट कर रहे हो। कैसे कर रहे हो, कि अभी जो स्टेट गवर्नमेंट ने पास किया है कर्नाटक ने, प्रिवेंशन एंड स्लॉटर प्रिवेंशन जो कैटल एक्ट है, जैसे मतलब कि जो मतलब कि प्रिवेंशन ऑफ स्लॉटर एंड प्रिवेंशन ऑफ कैटल बिल जो एक्ट पास किया है, वो दूसरे हाउस, वहाँ पे दो चैम्बर बाइकैमरलिज्म है, दूसरे से वॉइस से आपने पास करा लिया, वॉइस वोटिंग से। ऐसा हमने कहाँ देखा था, ऐसा फार्म बिल में भी देखा था कि राज्यसभा से वॉइस वोटिंग में पास हो गया था, और वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल अंडर आर्टिकल 100 जैसा आर्टिकल में आया भी था, मैंने पढ़ाया भी था। अब हम कुछ टूल्स का यूज़ करते हैं, पास करा लेते हैं, दूसरे हाउस को समझते ही नहीं है, तो लोग ऐसे ही पास। क्या क्या टूल है, तो ऑर्डिनेंस लेके आ गए, तो आप बाईपास कर गए ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस का काम क्या है कि इंसर्जेंसी में आएंगे, कोई प्रॉब्लम होगी तब लाने हैं, पर आप नॉर्मली यूज़ कर रहे हो। फिर कोई बिल पास होता है, और बिल वो क्या होता है, अगर उस बिल में कुछ ऑब्जेक्शन है तो सिलेक्टेड कमेटी या स्टैंडिंग कमेटी के पास जाता है। आप ऐसा कुछ कमेटी के पास भेजते नहीं हो। कोई स्टैंडिंग और सिलेक्टेड कमेटी में कौन होते हैं, उसमें कौन होते हैं, उसमें कुछ ऑपोजिशन के मेंबर्स होते हैं, एक्सपर्टीज़ होते हैं, तो आप उसको नेगलेक्ट कर रहे हो। दूसरी चीज़, आप बिल को क्या कर रहे हो, आप उसको कैसे पास करा रहे हो, वॉइस वोटिंग से। तो तीसरी ये होगी, पहली होगी ऑर्डिनेंस, दूसरा हो गया आपका कमेटी के पास नहीं भेज रहे हो, तीसरा आपका वॉइस से, और चौथा मनी बिल बता के आप पास करा रहे हो। मनी बिल से क्योंकि सेकंड हाउस ऑफ चैम्बर की पावर ही खत्म हो जाती है। आप ऐसा कर चुके हो, आधार बता के मनी बिल को आपने पास करा लिया। तो ये बोला है कि राज्यसभा का भी एक इंपॉर्टेंट रोल है, बिकॉज वी आर फॉलोइंग द पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, और इन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पार्लियामेंट मेजोरिटी शुड बी मस्ट, एंड यू आर नेग्लेक्टिंग वन ऑफ द हाउस, द मेन हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। तो ये सब इसमें बताया गया कि कॉन्स्टिट्यूशनल डिज़ाइन से आप खेल रहे हो। फिर कुछ फिलोसफर की वैल्यू बताई गई है, उसने फिलोसफी में बताया कि क्या होती है। तो यही सब चीज़ें इसमें बताई गई। क्या है कि वेब मिनिस्टर हमारे सिस्टम चलता है लाइक इन इंडिया, वेयर द लोअर हाउस इज डोमिनेटेड बाय द एग्जीक्यूटिव। तो राज्यसभा होल्ड द पोटेशनल, तरह से एक तरह से पोटेशनल ऑफ सम वॉट डिफरेंस लेजिस्लेटिव रिलेशन टू द एग्जीक्यूटिव, मेकिंग द रोबस्ट सेपरेट ऑफ द पावर पॉसिबल। तो ये सब चीज़ें कि पार्लियामेंट इंडिया इज नॉट इवन आवर कन्विक्ट अंटिल द बिकॉज इज नेसेसरी। तो मतलब ये सब कुछ चीज़ें हैं कि आप नेगलेक्ट कर रहे हो इन चीज़ों का, टूल्स का यूज़ करके सेकंड हाउस ऑफ मतलब कि अपर हाउस ऑफ चैम्बर की पावर को। तो मुझे आपको बताना है कि मनी बिल में क्या डिफरेंस है, क्योंकि मनी बिल का जिक्र आया है। मनी बिल में और आपका ऑर्डिनरी बिल में क्या डिफरेंस है। हम आते हैं अपने नोट्स पे। मैं आपको पढ़ाऊंगा कि ऑर्डिनरी बिल क्या होता है। ऑर्डिनरी बिल क्या होता है कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस हो सकता है, राज्यसभा में।
पर मनी बिल कहाँ पे इंट्रोड्यूस होगा? ओनली इन लोकसभा, ओनली इन लोकसभा, ठीक है ना, राज्यसभा में ये नहीं होगा, पहला डिफरेंस। दूसरा क्या, इसे जो ऑर्डिनरी भी मिनिस्टर भी ला सकता है, प्राइवेट मेंबर भी ला सकता है। मिनिस्टर क्या होता है? जो भी मंत्री हैं, जो मोदी जी स्टेज पे खड़े थे, जो शपथ ली थी, जिन सब ने शपथ ली थी, वो सारे मिनिस्टर्स हैं। और बचे हुए जितने भी एमपी हैं, चाहे वो बीजेपी का हो, किसी का भी हो, प्राइवेट मेंबर्स हैं। जो मंत्री हैं उन्हें मिनिस्टर बोलेंगे। तो कौन ला सकता है? मिनिस्टर भी ला सकते हैं और प्राइवेट भी ला सकते हैं। पर मनी बिल कौन लाएगा? ये हमेशा, पैसे की बात चल रही है तो ये हमेशा मिनिस्टर ही लाएंगे। और जो ये ऑर्डिनरी बिल कैसे पास हो सकता है? विदाउट रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, मतलब क्योंकि प्रेसिडेंट को रिकमेंडेशन नहीं चाहिए, आप बिल को पास करा सकते हो। पर आपको मनी बिल में प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन चाहिए, और यही कारण है कि मनी बिल को प्रेसिडेंट रिकन्सिडरेशन के लिए नहीं भेजता है। रोक सकता है इसे, मतलब कि रोक लगा सकता है या फिर उसे टाल सकता है, पर रिकमेंडेशन के लिए नहीं भेजेगा, ठीक है ना। इट कैन अमेंड और रिजेक्ट बाय राज्यसभा, इसे राज्यसभा अमेंड भी कर सकती है, रिजेक्ट भी कर सकती है। पर इधर क्या है, राज्यसभा रिकमेंडेट कर सकती है लोकसभा को कि आप इसमें ये चेंज कर लो, और वो लोकसभा के ऊपर है एक्सेप्ट करे या ना करे। इसे 6 महीने डिले कर सकती है, रोक रोक के, तो उससे क्या होगा, डेडलॉक बन जाएगा। डेडलॉक हो जाएगा तो उससे क्या, जॉइंट सीटिंग होगी, तो जॉइंट सीटिंग होगी। पर इधर क्या है, इधर ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है, 14 दिन तक ही आप रोक सकते हो। आपने रोक लिया तो हम पास कर देंगे कि आपने कुछ जवाब नहीं दिया, तो ये पास हो जाएगा। अब ये पास ही हो जाना है, नेगलेक्ट कर जाएगा राज्यसभा, तो राज्यसभा कुछ पावर ही नहीं है। और ये मनी बिल है, नहीं है, दूसरे हाउस में भेजना है, तो उसे कौन बोलता है, सर्टिफिकेशन देता है स्पीकर कि दूसरे हाउस में भेज दो। पर इधर क्या है कि इधर कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायर नहीं है, ऑर्डिनरी है। और अल्टीमेटली इसमें कोई जॉइंट सीटिंग है ही नहीं, क्योंकि क्यों, इसमें डेडलॉक तो होना ही नहीं है। ये तो चाहे पास करें या ना करें, वो कुछ बोलें या ना बोलें, 14 दिन लेट हो गए तो वो तो पास हो ही जाना है, ठीक है ना। और फिर क्या बोला गया है कि अगर ये डिफीट हो जाता है ऑर्डिनरी बिल लोकसभा में, और मिनिस्टर लेके आए और डिफीट हो गया, तो इसमें क्या होता है, लीड टू रेजिग्नेशन ऑफ गवर्नमेंट। ये कर देता है कि आपके पास लैक ऑफ पावर है, फिर वही होगा, ट्रस्ट ऑफ वोटिंग होगा। अगर ये डिफीट हो जाता है तो सेम इसमें भी है, क्योंकि ये तो मिनिस्टर ही करते हैं, और ये डिफीट है तो भी इसमें है। अब प्रेसिडेंट क्या कर सकता है? ऑर्डिनरी सा रिजेक्ट कर सकता है, अप्रूव कर सकता है, या रिटर्न कर सकता है रिकंसिडरेशन के लिए। पर इसमें क्या करेगा, इसे अप्रूव कर सकता है, रिजेक्ट कर सकता है, पर रिकंसिडरेशन के नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता? वो पहली रिकमेंडेशन से ही इंट्रोड्यूस हुआ है प्रेसिडेंट की। ये कुछ डिफरेंस है ऑर्डिनरी और मनी बिल में। हम आते हैं अपने हिंदू पर। नेक्स्ट न्यूज़ क्या आती है, पाठशाला। पाठशाला क्या है कि ब्लैंक पेज इन इंडिया ऑनलाइन लर्निंग एक्सपीरियंस। क्या हुआ है कि जो ऑनलाइन एक्सपीरियंस आप देखा है आपने, तो उसमें कुछ ब्लैंक पेजेस रह गए, बहुत बड़ा नुकसान हमें आ गया है। वो नुकसान कैसा है मैं आपको बताता हूँ, कैसा नुकसान है। फर्स्ट ऑफ ऑल आप खुद देखो, आपके पास फ़ोन है, इंटरनेट की सुविधा है, तो ही आप ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म में जा सकते हो। अब क्या करेंगे जो गरीब लोग हैं, जिनके पास फ़ोन नहीं है, उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं थे, कपड़े पहनने के लिए पैसे नहीं थे, क्या वो फ़ोन का यूज़ करेंगे? क्या वो किसी चीज़ का यूज़ कर पाएंगे? तो वही समस्या आ गई है। रिपोर्ट आई है कि इफेक्ट क्या हुआ है। 300 मिलियन स्टूडेंट जो हैं, देखो, 300 मिलियन चिल्ड्रन अक्रॉस ऑल द एज ग्रुप आर रिपोर्टेड टू बी आउट ऑफ द स्कूल इन इंडिया नाउ। कि 300 मिलियन बहुत बड़ी पॉपुलेशन होती है। अब ये क्या है कि आउट फ्रॉम स्कूल से बाहर चले गए हैं। क्यों ऐसा हुआ है? कि मेजॉरिटी ऑफ चिल्ड्रन, स्पेशली गर्ल्स स्टूडेंट में बहुत बड़ा असर पड़ा है इस चीज़ का। वो कैसे पढ़ा है? लड़की है, एक मिडिल लोअर क्लास से बिलोंग करती है, फिर या लोअर क्लास से बिलोंग करती है, किसी से भी, अगर वो घर में आ गई, डेली स्कूल जाती है तो नॉर्मल कंडीशन चलती रहती है। वो घर में रह रही है 4-5 महीने से, चलो 2 घंटे की क्लास उसकी ऑनलाइन होगी, उसने ले ली। उसके बाद उसकी मम्मी क्या बोलती है, काम करने के लिए बोलती हैं कि घर वाले काम कराते हैं। ऐसा है तो काम कराए, चाय बना दे, ये बना दे, फिर तो उनके मेंटलिटी चेक हो जाती है। चलो अब क्या करना है पढ़ा के, काम वाम सीख गई है तो क्या कर दो, इसकी शादी कर दो। तो एक ये प्रॉब्लम आ जाएगी, अर्ली मैरिज वाला सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा। जो हमें रोक रहे थे, हम इसके लिए इतने प्रोग्राम चला रहे थे, हमने लॉ बनाए थे, तो एक वो हो जाएगा, एक पीडागोगिक शिफ्ट हो जाएगा, मतलब माइंड सेट का लोगों का। ये एक सबसे बड़ा चैलेंज है। और चैलेंज क्या है कि स्टूडेंट के लिए ही चैलेंज नहीं है, आपका फैमिली के लिए भी। स्टूडेंट के लिए क्या मतलब, समझ में नहीं आ रहा है क्या पढ़ा रहा है, इंटरेक्शन नहीं हो रहा है टीचर से, कनेक्टिविटी प्रॉब्लम आ रही है। इस चक्कर में, स्टूडेंट से चक्कर में, उनकी फैमिली भी प्रॉब्लम में आ रही है कि माँ बाप सोच रहे हैं कि बच्चे का भविष्य क्या होगा। फिर एग्जामिनेशन अनकंट्रोल, मतलब ऑनलाइन एग्जामिनेशन हो रही है, ओपन बुक एग्जामिनेशन हो रही है, घर से बैठ के एग्जाम हो रहे हैं। तो उसमें क्या है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि कुछ पता ही नहीं है क्या सिलेबस है, क्या चीज़ चल रही है।
और फिर किसी को व्हाट्सएप चलाना नहीं आता। हमारे क्या है, डिजिटल टेक्नोलॉजी से क्या आएंगे, टीचर्स हैं, ठीक है, स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं, टीचर्स भी, घर वाले भी, उन्हें इतनी अच्छी टेक्नोलॉजी की सुविधा नहीं थी। कुछ बच्चे क्या आते हैं कि वो जितना अच्छा फिजिकल फॉर्म में पढ़ते उतना टेक्नोलॉजी पे नहीं पढ़ पा रहे थे, कि कनेक्टिविटी प्रॉब्लम, लाइट नहीं है, कुछ भी बता सकते हो। तो इन सब चीज़ की प्रॉब्लम आई थी। तो गवर्नमेंट ने क्या स्टेप लिए थे, गवर्नमेंट ने मार्च में क्या स्टेप, शेयरिंग द फ्री ई लर्निंग प्लेटफॉर्म स्टार्ट की, जैसे दीक्षा पोर्टल स्टार्ट किया ई लर्निंग, ठीक है ना। उसके बाद ई पाठशाला एनसीईआरटी ने स्टार्ट किया 1 to 12 मल्टी लैंग्वेज में, ठीक है ना, एनसीईआरटी ने ऐप। और स्वयं जो है वो स्टार्ट किया गया 1 से 12 तक के लिए, स्वयं हाई एजुकेशन के लिए। फिर स्वयं प्रभा यूज़ किया गया, ठीक है ना। ये सारे चेंज थे, पर हमारी हम प्रॉब्लम कहाँ रह गए, हम द रैपिड transition of to digital learning have been very challenges. The initiative failed to take into account, मतलब एग्जिटिंग हम डिवाइड करने में रह गए, मतलब प्रॉब्लम होगी, स्पेशलिटी, डिजिटल नॉन डिजिटल के बारे में, जेंडर के बारे में, और क्लास, लोअर और मिडिल क्लास, इसमें हम डिवीजन नहीं कर पाए। रिसेंट यूएनआई सीईएफ रिपोर्ट जो है वो पॉइंट आउट करती है, मासिव स्कूल क्लोजर एक्सपोज द अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेक्नोलॉजी। इन्होंने बताया है कि नीड टू फैसिलिटेट रिमोट लर्निंग, ठीक है ना। तो इन सब चीज़ों का आया। फिर क्या करते थे हमारी गवर्नमेंट, कुछ स्कीम चलाती, जैसे मिड डे मील स्कीम चलाती थी, फिर आपको और भी स्कीम, स्कॉलरशिप स्कीम चलाती है गर्ल्स के लिए, सोशल हेल्थ प्रोग्राम चलाती थी। और वो कहाँ मिलते थे, वो स्कूल में आप जाओगे तब मिलते थे। अब स्कूल नहीं खुलेंगे तो प्रोग्राम कैसे चलेंगे। क्यों चलाते थे, माल न्यूट्रिशन से बचाने के लिए, वुमेन एजुकेशन लिटरेसी को बढ़ाने के लिए। अब स्कूल नहीं खुलेंगे तो क्या होगा। तो एक तरह से गर्ल्स के ऊपर एक तरह से बहुत बुरा असर पड़ा है, सोशल डेवलपमेंट पे माल न्यूट्रिशन ऑफ द चिल्ड्रन असर हुआ है। एक सर्वे कराया गया था सेंटर फॉर ए बजट एंड पॉलिसी के लिए, स्टडीज़ के लिए। उसमें पता लगा है ये स्टेट जो है, इतने घर में कराया गया था, 176 घर में सर्वे कराया गया था। पाया गया है 50% बॉयज़ एंड गर्ल्स वर कन्फर्म्ड, कॉन्फिडेंस है रिटर्निंग टू द स्कूल। पर 50% का तो पता ही नहीं है वो स्कूल आएंगे या नहीं आएंगे। देखो कितना बड़ा, हम लिटरेसी बढ़ाने के लिए, माल न्यूट्रिशन के लिए प्रोग्राम चलाते हैं, कहाँ देते हैं उन्हें, हम प्रोवाइड करवाते हैं मिड डे मील स्कीम जो चल रही है उसके अंदर। अब स्कूल खुलेंगे नहीं तो ये प्रोग्राम भी कैसे चलेंगे, ठीक है ना। माल न्यूट्रिशन का हो गया आपका, वुमेन डेवलपमेंट प्रोग्राम हो गए, स्किल डेवलपमेंट हो गए स्टूडेंट्स के। और उसके बाद क्या हो गया, आप सोच सकते हो, आपका वुमेन लिटरेसी के बढ़ाने के लिए इतने सारे प्रोग्राम चलते हैं। अब इस कहाँ मिलते थे, स्कूल में मिलते थे आपको, स्कूल जाते थे आप। अब स्कूल बंद है तो ये प्रोग्राम भी लैग कर गए, तो उससे क्या प्रॉब्लम होगी, यही उल्टी प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो जाएंगी, लिटरेसी कम हो जाएगी, इनरोलमेंट कम हो जाएगा स्टूडेंट का, गर्ल्स के ऊपर बहुत बुरा इफेक्ट आएगा, फिर माल न्यूट्रिशन आ जाएगी, हंगरी प्रॉब्लम आ जाएगी। तो एक बहुत बड़ा एक चैलेंज आने वाला है जो मिलने वाला है हमें बहुत बुरी तरह, ठीक है ना। तो फिर यही बोलते हैं कि क्या बोलते हैं कि सेकंड मतलब कि वर्स्ट, इन्होंने एक एग्जाम्पल लिया है आपका, किसका एग्जाम्पल लिया है, एडुकेट इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था हमारे पास, पुअरली इक्विपेड टेक्नोलॉजी थी, जब ये बताया है। केस ऑफ राजस्थान का एक लिए, तो वैसे हाँ गर्ल्स की जो चैलेंजेस हैं एजुकेशन के वो वैसे ही वर्स्ट है, और उसके बाद ये आने के लिए और वर्स्ट हो जाएंगे, मतलब कि और ख़राब हो जाएगी स्थिति, ये सब इन्होंने बताया। अब इन्होंने क्या बताया कि जो एन है वो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। मैं भी एक एनजीओ के साथ जुड़ा हुआ था, दिल्ली में था, पर फिर क्या हुआ, फिर मैं कोविड के टाइम में घर चला गया तो मैं खुद ही नहीं जुड़ पाया। तो ये एन क्या करते थे, हम क्या करते, हर संडे को सबकी ड्यूटी होती थी, किसी की संडे को, किसी की ट्यूसडे को, किसी की वेनसडे को, और स्लम एरिया था दिल्ली में, वहाँ पे जाके हम पढ़ाते थे, मतलब ये वाला एन चलता था ऐसे। तो क्या है कि नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो थी, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। ये क्या करते थे, टीवी को फिट करके गाड़ी पे किसी चीज़ पे पढ़ाने, तो इन्होंने बहुत अच्छा सेगमेंट काम किया एनजीओ को। ऐसे एनजीओ को और आगे आना पड़ेगा, आगे आके गवर्नमेंट से कंधे से कंधा मिलाकर चलाना पड़ेगा, ये बताया गया है। फिर इसमें क्या किया है कि स्कूल खुलेंगे, आपको क्या करना है, एनरोलमेंट बढ़ाना है स्कूल में, कुछ लालच मतलब दे के आप स्कॉलरशिप दो, या फिर कोई टारगेटिंग कैश ट्रांसफ़र दो, या फिर पुअर से स्कूल में एंटाइटल करने के लिए कुछ भी स्कीम चलाओ, गर्ल्स की एजुकेशन फ्री करो, या फिर सिविल सोसाइटी को एनकरेज करो कि वो करे आपका इनरोलमेंट बढ़ाने के लिए कॉलेज में ये चलाओ। फिर आपने कुछ बताया कि इसमें कुछ एक्सपर्टीज़ है, और इवन प्रेसिडेंट ने भी बोला है इंडिया के कि जीडीपी का 6% खर्च करो, किसके लिए, एजुकेशन के लिए, ऐसी रिकमेंडेड दी है। मतलब कि प्रेसिडेंट नहीं बोला है इंडिया के, और कुछ एक्सपर्टीज़ कमेटी ने बोला है। ये सारे प्रोग्राम है, इसमें कुछ स्कीम थी, वो स्कीम के बारे में हम जानेंगे अपने पर्सनल नोट से। पहली जो स्कीम आती है वो आती है मिड डे मील स्कीम। ये किसने, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर, उसका भी एक डिपार्टमेंट है, स्कूल एंड एजुकेशन लिटरेसी, इसके अंदर ही आती है,
ठीक है ना, 1995 में, यानी कि किस मतलब कि 25-26 साल पहले स्टार्ट की गई थी, सेंट्रल स्पॉन्सर है। और मेरी एक वीडियो है, आप गवर्नमेंट स्कीम प्लेलिस्ट में जाना, वहाँ पे 4 मिनट की वीडियो है जिसे मैंने एक्सप्लेन किया है व्हाट इज़ सेंट्रल स्पॉन्सर, सेंट्रल सेक्टर, कोर ऑफ द कोर या कोर ऑफ द स्कीम क्या होती है, डिफरेंस क्या होता है, वहाँ पे एक्सप्लेन किया। तो ये सेंट्रल स्पॉन्सर थी, ठीक है। और ये क्या करेगी, एवरी चाइल्ड फॉर 6 to 14 और क्लास 1 to 8 उनके लिए थी। अभी 6 to 14 किस में आता है, फंडामेंटल राइट में आता है आर्टिकल 21 में, जो बोलता है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के लिए। तो क्लास 1 to 8 के लिए थी। और इसमें क्या कहते हो, आपको हॉट, ये नॉट नहीं है, हॉट है, गर्म खाना दिया जाएगा। और न्यूट्रिशन स्टैंडर्ड क्या रखा जाएगा, 450 कैलोरी, 12 ग्राम प्रोटीन, 1 से 5वीं तक के लिए, यानी कि प्राइमरी तक के लिए। और फिर 700 से 200 ग्राम प्रोटीन आपका 6 to 8 क्लास के लिए, अपर प्राइमरी के लिए। और ये फ्री ऑफ चार्ज थी स्कूल डेज के टाइप में। देखो स्कूल डेज आ गया ना, स्कूल ही ओपन नहीं है तो हाउ विल पॉसिबल टू गिव दिस टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन टू द स्टूडेंट, द प्रोटीन कैसे देंगे। अब गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट की जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, गवर्नमेंट एड स्कूल हो गए, आपके मदरसा हो गए, आपके मुक्तबास हो गए। मदरसे की दूसरी फॉर्म है एक मुक्तबास जो होते हैं, यानी सपोर्ट अंडर सर्व शिक्षा अभियान। ही कभी और पढ़ेंगे, सर्व शिक्षा अभियान का भी स्टार्ट हुआ क्या है, जिसके अंडर स्कूल्स आते हैं उनको ये प्रोवाइड की जाएगी। उसके बाद 2015 में इसमें कुछ चेंजेस किए गए। मिड डे मील स्कीम को, जो क्या मिड डे मील्स को क्या किया गया, अंडर ऐड किया गया नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013, जो आपको पीडीएस स्कीम चलाता है और बोलता है किसी को भूखा नहीं सोने देंगे, पीडीएस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। जो सस्ता गले की दुकानें होती हैं जहाँ 1 रुपये किलो 2 रुपये किलो आपको अनाज मिलता है, वहाँ पे ये इसी एक्ट से आए, नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013। अब इसे फूड कैसे दिया जाएगा, इसमें एग मार्क क्वालिटी फूड आइटम दिएंगे। एग मार्क क्या होता है, एक मार्क है, जैसे आप देखते हैं ना ग्रीन मार्क होता है पैकेट पे, तो क्या होता है कि इको, ठीक है, इको फ्रेंडली है, ये वो है। तो ऐसे एग मार्क होता है। अगर आपको इसके बारे में जानना है, गवर्नमेंट स्कीम पढ़ाई है मैंने एग्रीकल्चर, वो भी गवर्नमेंट स्कीम में मिल जाएंगी। जो प्ले लिस्ट है उसमें एग मार्क, मैंने सारे मार्क बताए हैं कौन कौन से होते हैं, ऑर्गेनिक के लिए कौन सा होता है, एग मार्क के लिए कौन सा होता है, सब बताया मैंने एग्रीकल्चर से रिलेटेड। अगर गवर्नमेंट फेल हो जाती है, मतलब कि फेल हो जाते हैं, कैसे फेल होते हैं, खाना प्रोवाइड करने में, मिड डे मील नॉट प्रोवाइड इन स्कूल और बिकॉज ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड ग्रेन, या भी कोई भी रीज़न हो, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या देगी आपको, पे फूड सिक्योरिटी अलाउंस दिए जाएंगे, अलाउंस सी ई है, अलाउंस दिए जाएंगे, फूड सिक्योरिटी पैसा दिया जाएगा, कुछ पैसा आपको दिया जाएगा, ऐसा बोलते हैं। अब इसे देखेगा कौन इतना बड़े प्रोग्राम को, एक स्कूल मैनेजमेंट कमेटी होगी, जो मैंडेट है अंदर राइट टू फ्री एजुकेशन कंपलसरी एजुकेशन एक्ट जो 2009 में आया था, ठीक है ना, फ्री एजुकेशन जो एक्ट आया था 2009 में, उसके अंदर एक कमेटी थी, ये मॉनिटर करेगी सिटी लेवल पे, जो बीएसएस बेसिक शिक्षा अधिकारी होता है वो देखता है, तो सिटी लेवल पे ये करेगी। और स्टेट लेवल पे स्टेट स्टेयरिंग कम मॉनिटरिंग कमेटी हुई एसएसएमसी, वो इम्प्लीमेंट करेगी स्कीम को स्टेट के अंदर। फिर मैंने उसमें कुछ पढ़ाया था आपको, स्वयं और स्वयं प्रभा, एक तरह से रीजनल लैंग्वेज में है, पोर्टल्स हैं और डीटीएच चैनल्स हैं। स्वयं क्या है, पोर्टल्स है, ये इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड करवाते हैं फैकल्टीज़ को, क्योंकि देखो पोर्टल्स आपने बना दिए, चीज़ें आपने बना दी, पढ़ाएगा कौन, फैकल्टी तो पढ़ाएगी, तो उसे इंसेंटिव्स भी प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि अच्छा पढ़ाएगा तो उन्हें वो भी देंगे। स्वयं क्या है, ये स्टडी वेब ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एक्सपायरिंग माइंड, जो मतलब वेब हम यूज़ करते हैं डिजिटल पढ़ने के लिए, 2017 में स्टार्ट हुआ, ऐसा लिख देगा, पेंडेमिक के टाइम पे नहीं, पहले भी स्टार्ट हुआ 2017। इसमें क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया आपको, पोर्टल प्रोवाइड किया आपने, किस चीज़ के लिए किया, ये क्या करता है कि कवर ऑल हाई एजुकेशन सब्जेक्ट, कवर ऑल हायर एजुकेशन सब्जेक्ट एंड स्किल सेक्टर कोर्सेज इसके अंदर होते हैं, वो होते हैं। और ये मासिव ओपन ऑनलाइन कोर्स चलाता है थ्रू स्वयं। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का ये प्लेटफॉर्म है, वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म है, ठीक है ना। अब किसी को नहीं है, किसी का लैपटॉप नहीं है, फ़ोन नहीं है, वो क्या यूज़ करेगा भाई, उनके लिए भी लेके आए हैं, उनके लिए स्वयं प्रभा लेके आए हैं, ये भी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का। इसमें क्या है कि आपको टीवी तो चलाना आता होगा, हर घर में टीवी होगा, तो 32 चैनल लेके आए हैं आपको, डीटीएच चैनल, क्वालिटी एजुकेशन चैनल डीटीएच, जो 24/7 बेसिस चलेंगे, उनमें 24 फिजिक्स पढ़ाई जाएगी, किरचॉफ लॉ पढ़ाया जाएगा, गैल्वेनोमीटर पढ़ाया जाएगा, आपको सब चीज़ पढ़ाया जाएगा, ठीक है ना। क्वालिटी लर्निंग रिसोर्सेज प्रोवाइड, डीटीएच चैनल ये अंडर G-SET 15 सैटेलाइट जो है उन पे फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाए जाएंगे चैनल आपको, ठीक है ना, आप डिश भी मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट दिखाए जाएंगे। एक न्यूज़ और थी, COEH करके था, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन, ये किसने चलाया, इंडियन ऑयल और ग्रीन स्टेट हाइड्रोजन इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये सब्सिडी किसकी है, ग्रीन स्टेट नॉर्वे की, यानी कि नॉर्वे गवर्नमेंट और इंडियन
कंपनी ने मिलकर एक इनिशिएटिव चलाया, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑन हाइड्रोजन, मतलब कि इसमें सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जाएगा हाइड्रोजन के लिए। हाइड्रोजन एक क्लीन फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है, तो ये सेटअप किया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हाइड्रोजन के लिए। COEH आपको याद रखना है अगर आया तो। ये हमने 15 फाइनेंशियल कमीशन पढ़ लिया है, और हमने अपना ये भी पढ़ लिया है। और मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक रिपोर्ट आई है शेपिंग ए सस्टेनेबल एनर्जी फ्यूचर इन एशियन पैसिफिक, ये निकाली है आपका एस्केप, UN एस्केप ने निकाली है, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमी एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक ने रिपोर्ट निकाली है। अभी मैं उस रिपोर्ट के बारे में पढ़ाऊंगा क्या है उस रिपोर्ट में। और ये यूनेस्को की वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन है, यूनेस्को की ऑर्गेनाइजेशन है, याद रखना। आपको नीति आयोग की 3 रिपोर्ट बता देता हूँ। इंडिया इनोवेटिव इंडेक्स, जो CIA के साथ और डिप के साथ मिलकर निकालता है। एक परफॉर्मेंस ऑफ हेल्थ आउटकम इंडेक्स होता है वो, और एक होता है सिकी स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, HRD नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन हो चुकी है, उसके साथ मिलकर नीति आयोग निकालता है। तो कुछ रिपोर्ट है, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, तो आप याद रखना। हमारे बेसिक नोट से सब हो गया, मैं आ जाता हूँ आपको हिंदू पर। नेक्स्ट न्यूज आती है क्लीन एनर्जी पोस्ट कोविड-19 की। पोस्ट कोविड-19 चल रहा है कि कोविड खत्म हो गया है, तो हमें कुछ इसमें अच्छी चीज़ बताई गई है इस रिपोर्ट में। जो रिपोर्ट मैंने आपको बताई थी आपके स्केप वाली, ये देखो, ये रही। तो इसमें अच्छी चीज़ बताए, लोगों के माइंडसेट चेंज हो गए हैं पोस्ट कोविड-19 के बाद। लोगों ने सोचना स्टार्ट कर दिया है क्लीन एनर्जी के लिए। ऐसे क्यों? कि लोगों ने देखा कि कितना इन्वायरमेंट क्लीन हो गया था। इवन मेरे घर से हिमालय दिख रहा था, मेरा घर वहाँ से 200-250 किलोमीटर दूर है, वहाँ से हिमालय दिख रहा था। तो बिकॉज ऑफ क्लीन एनर्जी, बिकॉज ऑफ क्लीन एनर्जी लोगों को समझ में आ गया है कि क्लीन इन्वायरमेंट, क्लीन का कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, हेल्थ, डिसेंट वर्क में, पॉवर्टी में, सब चीज़ बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। तो इस रिपोर्ट में लोगों को सोचना स्टार्ट कर दिया, लोगों का इम्पैक्ट चेंज हुआ है कि डिमांड रिडक्शन स्टार्ट हो गई है फॉसिल फ्यूल की, डिप्रेस्ड ऑयल गैस प्राइस की। रिन्यूएबल की तरफ लोग मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं, पर्टिकुलर इन द रीजन ऑफ सच एज चाइना एंड इंडिया। दे कंटिन्यू एज ए हेल्थ पेस थ्रू आउट 2020, ऐसा बोल रहे हैं। तो इससे क्या इफेक्ट आएगा? इससे इफेक्ट आएगा, हम जो अपने SDG है ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट 2015 से स्टार्ट हुए, 30 तक फुलफिल करने हैं, उनको फुलफिल करने में हम मदद मिलेगी। ठीक है ना। फर्स्ट, बाय द मेकिंग मीनिंगफुल प्रोग्रेस ऑन द SDG, वी एड्रेस मैनी ऑफ द systematic issue that made society more vulnerable to COVID-19 in the first place। ठीक है ना, हेल्थ, डिसेंट वर्क, पॉवर्टी, सोशल इकोनॉमी इनइक्वलिटी, टू नेम ऑफ द फ्यू। सेकंड क्या होगा कि बाय द आपका डायरेक्टिंग द स्टिमुलेशन फंडिंग टू इन्वेस्ट द सपोर्ट ऑफ अचीवमेंट ऑफ SDG, वी कैन build back better in the country, focusing there the stimulus effort on the industry in the past such as fossil fuel will risk not creating the job we need or meet। मतलब ये सब चीज़ें होगा, स्टार्ट होगा अगर हम क्लीन एनर्जी की साइड मूव करेंगे। रिन्यूएबल एनर्जी एंड द एनर्जी इफिशियंसी प्रोजेक्ट लगाने पड़ेंगे, फिर मोर जॉब भी क्रिएट होंगी इससे। ठीक है ना, सम इन्वेस्टमेंट फॉसिल फ्यूल प्रोजेक्ट, ये सब चीज़ें बताई गई कि इलेक्ट्रिकल एक्सेस बढ़ेगा, ये सब होगा। इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द रूरल एंड सपोर्ट, मतलब मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर डेट कैन मेक दिस कम्युनिटी मोर रिसाइलेंस इंक्लूडिव, आपका पर्टिकुलरली फॉर वेल बींग ऑफ द वुमेन एंड द चिल्ड्रन, ये सब चीज़ें बताई गई है। रिन्यूएबल एनर्जी पे हम फोकस करेंगे। फॉसिल फ्यूल जो सब्सिडीज़ हैं वो हमें कम करनी पड़ेंगी, क्योंकि क्यों कम करनी पड़ेंगी? क्योंकि कार्बन फुटप्रिंट रोकना है हमें, और मतलब कि इन सब चीज़ों को कम करना है। और इससे एक चीज़ और बताइए, हेल्पफुल होगा हमारे किस चीज़ के लिए? जो पेरिस एग्रीमेंट में 2 डिग्री ग्लोबल वार्मिंग को लिमिट करना है, उसके लिए हेल्पफुल होगा कि यार लोगों के ऐसा माइंडसेट चेंज होगा। तो आपने रिपोर्ट का नाम याद रखना है प्री के लिए, ये मेंस के लिए कुछ पॉइंट हैं आपको पता ही है। अगर अच्छा काम होगा, ग्रीन एनर्जी से साइड बढ़ेंगे तो इन्वायरमेंट पे इफेक्ट अच्छा आएगा। फिर मैं आपको कुछ SDG याद करा देता हूँ। मैंने पहले भी बताया था। पहला होता है, 1 होता है नो पॉवर्टी के लिए। दूसरा होता है 2 मिनट में मैगी, तो मैगी से आता है आपका 0 हंगर के लिए। ठीक है ना। फिर होता है SDG थर्ड होता है हेल्थ के लिए। वो कैसे? इंसान को 3 हार्ट अटैक में इंसान की डेथ हो जाती है, पहला फेस कर लेगा, दूसरा कर लेगा, थर्ड में उसकी डेथ हो जाएगी। तो 3 फेस ऑफ हार्ट अटैक में डेथ हो जाएगी, तो थर्ड हो गया आपका हेल्थ के लिए। फोर्थ होता है, हमारे इंडिया में 4th सिस्टम चलते हैं। 4th सिस्टम कौन सा? एजुकेशन के। पहला होता है मतलब कि 1 to 5th प्राइमरी, फिर 5th to 8 अपर प्राइमरी, फिर 8 to 12 सेकेंडरी। ठीक है ना, फिर कॉलेज स्टार्ट होता है। तो क्या हो गया? 4th स्ट्रक्चर होता है। तो 4th कौन सा होता है? एजुकेशन से। ठीक है ना। 5th आता है। 5th अपने आप में फिगर इनइक्वलिटी फिगर है। ऐसा देखो आप, 1 2 5 हैं, तो 2 के कपल बन जाएंगे, तो एक अकेला बच जाएगा।
एक अकेला बच जाएगा। तो इक्वलिटी कहाँ हुई, तो क्या होता है, जेंडर इक्वलिटी। जेंडर इक्वलिटी वुमेन्स के लिए है, गर्ल्स के लिए है, तो फिफ्थ ये है। और सिक्स क्या है आपका, 6 गिलास पानी पी के सैनिटेशन जाओ, तो क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन। आगे और भी पढ़ेंगे, ऐसे ही फनी उससे पढ़ेंगे, ट्रिक से आगे और भी पढ़ेंगे, पर सिक्स तक अभी आपको याद रखना है, 17 है। नेक्स्ट चलते हैं। ये थोड़ी न्यूज़ आई है, प्रिजर्व द कल्चर इन द टाइम ऑफ कोविड-19। तो कुछ करना चाहिए, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है। जैसे हमारा हमने पास एक्ट है, एंटी क्यू एंड द आर्ट ट्रेजिंग एक्ट 1972। 1972 इन्वायरमेंट का भी कोई एक्ट आप मुझे कमेंट करके बताना। फिर यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज हमने ज्वाइन कर लिया था 1977 में, ठीक है ना। उसके बाद हम इंटेंजिबल में भी ज्वाइन कर लिया था हमने 2003 में। तो कुछ चीज़ है, एनजीओ अच्छा वर्क किया कोविड टाइम पे कल्चर को बचाने के लिए, सबके लिए। तो ये सब है। और हमने क्या किया है, बजट हमने रिड्यूस कर दिया है। इस बार का बजट देखा ना, कि हमने जो बजट ज़्यादा करना चाहिए था, तो हमने कुछ कम कर दिया है, ठीक है ना। तो हमें उसे ध्यान देना चाहिए। फिर आर्टिकल 51 जो डीपीएसपी है, 51 AF, वो क्या बोलता है, कॉन्स्टिट्यूशन का, इट शैल बी द ड्यूटी टू एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू वैल्यू प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर। तो 51 भी याद रखना। नेक्स्ट न्यूज़ आती है कि हम मालदीव्स के साथ सपोर्ट करेंगे लाइन ऑफ क्रेडिट। हमने 50 मिलियन का किसे दिया है, मालदीव्स को दिया। लाइन ऑफ क्रेडिट क्या होता है, जैसे आप बिग बाजार में शॉपिंग करने जाते हो, वो आपको बाउचर प्रोवाइड करवाते हैं कि इन बाउचर का यूज़ करके फ्यूचर में आप कुछ भी खरीदना बिग बाजार से, कहीं और से नहीं खरीद सकते। कहाँ से खरीद सकते हो, बिग बाजार से। तो ऐसे ही कुछ लाइन ऑफ क्रेडिट होता है। गवर्नमेंट ने डायरेक्ट पैसा नहीं देती है, कुछ कूपन देती है कि आप $50 मिलियन का आपको इंडिया से कुछ खरीदना है तो खरीद लेना। तो कंपनी क्या, मतलब वो देश कहीं और जा नहीं सकता, इंडिया पे खरीदने आएगा। तो उससे क्या होगा, उसने बोला कि 50 हमें गाड़ी चाहिए, टाटा से बोला 50 हमें गाड़ी चाहिए, एम्बुलेंस चाहिए 50, आप हमें 50 एम्बुलेंस प्रोवाइड करवा दो। और पैसा नहीं देंगे, हमारे पास लाइन ऑफ क्रेडिट है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया, आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पैसा लेना। तो ठीक है भाई। और ये पैसा रिटर्न किया जाता है, ऐसा नहीं हो गाड़ी के पैसे रिटर्न नहीं करे गवर्नमेंट इंडिया देगी, कुछ समय बाद वो वापस भी करेंगे उस पैसे को, मालदीव्स। ठीक है, पैसे की फॉर्म में जब उसके पास होगा, यूटिलाइज कर लेगा ना, तो वापस भी करेंगे। तो ये तरह से बाउचर प्रोवाइड किए करवा दिए जाते हैं। तो उससे क्या होता है, 50 गाड़ी बनेंगी, मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा। अब 50 गाड़ी के लिए एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, आदमी भी चाहिए, और हमारे एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो इस तरह से ये हेल्पफुल होते हैं, लाइन ऑफ क्रेडिट ये होता है। नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट थोड़ी सी न्यूज़ स्पोर्ट्स में आ जाती है कि ऑस्ट्रेलिया ओपन चल रहा था, आपको लिखने के लिए किसी एग्ज़ाम में आ सकता है। और उसमें आपका आपका ये जीत चुके हैं, आपका ऑस्ट्रेलिया ओपन जीत चुके हैं, आपका आपका नोवैक जीत चुके हैं ऑस्ट्रेलिया ओपन। और इनका ये 9th वाला, इन्होंने 9 बार जीत लिया है अवार्ड। 9th ऑस्ट्रेलियन ओपन में के हिम ओनली सेकंड मैन, ये दूसरे मैन बन गए हैं। तो पहला कौन है, वो है नडाल, जो, ठीक है ना। तो ये कहाँ से बिलोंग करती है, रशियन है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ों ने रशियन को हराया, मतलब कि डिमोनलाइज द वर्ल्ड नंबर 1 नोवैक जीत चुके हैं, बस इतना याद रखना। और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ओके।